आपने डायोड के बाइसीकरण को जानने के साथ साथ ये भी जान लिया था कि डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र कैसे प्राप्त किए जाएं। उन अभिलाक्षणिक वक्रों को जब आपने प्राप्त किया तो आपने देखा होगा कि वो अभिलाक्षणिक वक्र जो आए थे, एक तो अग्रवायस अभिलाक्षणिक वक्र लिया था, एक अपन लिया था पश्चवायस अभिलाक्षणिक वक्र। दोनों ही वक्र के अंदर धारा और वोल्टता के मध्य जो ग्राफ था वो एक सरल रेखा के रूप में नहीं था, यानी कि ये अनओमीय प्रतिरोध को व्यक्त कर रहे थे, और कह सकते हैं अनओमीय युक्तियां हैं, यानी ऐसी युक्तियां जो ओम के नियम की पालना नहीं करती हैं। इनके लिए धारा और वोल्टता के मध्य का वक्र एक सरल रेखा नहीं होता है, इसलिए इनके लिए अपन को स्थितिक प्रतिरोध ज्ञात ना करके गतिक प्रतिरोध ज्ञात करना पड़ता है। तो यहां अपन जो ज्ञात कर रहे हैं, जो कंटेंट्स अपन अब पढ़ने जा रहे हैं, वो है डायोड रेजिस्टेंस, यानी कि डायोड प्रतिरोध। डायोड प्रतिरोध, डायोड रेजिस्टेंस। तो देखिएगा अपन क्या कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि पीएन संधि, पीएन संधि डायोड के लिए IV वक्र, यानी कि धारा वोल्टता वक्र या वोल्टता धारा भी कहते हैं हम इसे, के लिए IV वक्र एक सरल रेखा नहीं होता, यानी कि ये ओम के नियम की पालना नहीं करते। पीएन डायोड के लिए IV वक्र एक सरल रेखा नहीं होता, अर्थात ये ओम के नियम की पालना नहीं करते, अतः ये अनओमीय युक्ति होती है। पीएन संधि डायोड के लिए IV वक्र यानी धारा और वोल्टता का ग्राफ एक सरल रेखा नहीं होता, अर्थात ये ओम के नियम की पालना नहीं करते, अतः ये अनओमीय क्या होती है, युक्ति होती है। इसलिए इनके लिए स्थितिक प्रतिरोध, ये एक चीज और अपन कह सकते हैं कि ये जो अनओमीय युक्ति होती है, यानी अनओमीय युक्ति क्यों हुई, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि इनके लिए जो प्रतिरोध है वो नियत नहीं होता। क्यों आप कह सकते हैं, तो देखिए ये कॉन्सेप्ट अपन ने कह दिया है कि पीएन डायोड के लिए IV वक्र एक सरल रेखा नहीं होता, अर्थात ये ओम के नियम की पालना नहीं करते, अतः ये अनओमीय युक्ति होती है। तो इसका कारण है इनके प्रतिरोध का नियत नहीं होना। अगर I और V में ग्राफ एक सरल रेखा होती तो ये ग्राफ क्या होता है, एक सरल रेखा। अगर I और अगर ये सरल रेखा ग्राफ होती तो इसका मतलब इसका प्रतिरोध क्या होता, नियत होता। अगर यहाँ पर प्रतिरोध नियत नहीं है, इसका मतलब ग्राफ I और V का ग्राफ एक सरल रेखा नहीं है। सरल रेखा इसी बात को दर्शाती थी, लेकिन यहाँ अपन क्या देख रहे हैं कि ये अनओमीय युक्ति होती है। तो आप यो कह सकते हैं इसका कारण इनके प्रतिरोध का नियत नहीं होना है। युक्ति होती है, इसका कारण इनके प्रतिरोध का नियत नहीं होना है। इसका कारण इनके प्रतिरोध का नियत नहीं होना है। अब प्रतिरोध अगर नियत नहीं है, इसका मतलब IV वक्र सरल रेखा नहीं है, इसलिए इनका स्थितिक प्रतिरोध ज्ञात नहीं करके गतिक प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। तो यहां आप कह सकते हैं इसलिए इनका
स्थैतिक प्रतिरोध, इसलिए इनका स्थैतिक प्रतिरोध यानी कि स्टैटिक रेजिस्टेंस, स्टैटिक रेजिस्टेंस, स्थैतिक प्रतिरोध, इसलिए इनका स्थैतिक प्रतिरोध के स्थान पर, इसलिए इनका स्थैतिक प्रतिरोध के स्थान पर गतिक प्रतिरोध, यानी कि काइनेटिक रेजिस्टेंस, या इसे अपन कह सकते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस, गतिक प्रतिरोध यानी कि डायनेमिक रेजिस्टेंस ज्ञात करना अधिक उपयुक्त होता है। ज्ञात करना अधिक उपयुक्त होता है। देखिए इसका आपके प्रैक्टिकल कैसा होता है कि आपसे अग्रवायस और पश्चवायस अभिलाक्षणी वक्र खिंचवाया जाता है और अग्रवायस और पश्चवायस का गतिक प्रतिरोध ज्ञात करवाया जाता है। यहाँ इसका प्रैक्टिकल भी है, तो यहाँ आपने लिख दिया कि पीएन डायोड के लिए IV वक्र एक सरल रेखा नहीं होता, अर्थात ये ओम के नियम की पालना नहीं करते, अतः ये अनओमीय युक्ति है। एक तो ये याद रखिएगा। इसका कारण इनके प्रतिरोध का नियत नहीं होना है, अनओमीय युक्ति होने का कारण, इसलिए इनका स्थितिक प्रतिरोध, इसलिए इनका स्थितिक प्रतिरोध के स्थान पर गतिक प्रतिरोध यानी स्टैटिक रेजिस्टेंस के स्थान पर डायनेमिक रेजिस्टेंस ज्ञात करना अधिक उपयुक्त होता है। अब देखिएगा ये जो प्रतिरोध है ये भी दो प्रकार के होंगे, क्योंकि बाइसीकरण दो तरह का था। तो पहला होगा अग्रगतिक प्रतिरोध, अग्रगतिक प्रतिरोध, जिसे कि RF से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अग्रगतिक प्रतिरोध यानी कि फॉरवर्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस। अग्रगतिक प्रतिरोध होगा क्या? अग्रवोल्टा में अल्प परिवर्तन के कारण अग्रधारा में जो अल्प परिवर्तन हो रहा है, इन दोनों का अनुपात, ये अनुपात ही कहलाएगा अग्रगतिक प्रतिरोध। तो आप कह सकते हैं अग्रवायस वोल्टा में परिवर्तन, अग्र बायस वोल्टता में अल्प परिवर्तन, जिसे कि आप डेल्टा VF कह दें, डेल्टा VF। वे उसके संगत अग्रधारा में परिवर्तन, अग्रधारा में परिवर्तन यानी कि डेल्टा IR के अनुपात को अग्रगतिक प्रतिरोध कहते हैं। को अग्रगतिक प्रतिरोध, जिसे कि RF से शो कर रहे हैं, अग्रगतिक प्रतिरोध कहते हैं। ये अपन ने सिंपल डेफिनेशन की दे ली है। अग्रगतिक प्रतिरोध कहते हैं, अतः अग्रगतिक प्रतिरोध। देखिएगा अब अग्रगतिक प्रतिरोध कैसे अपन लेंगे, यहां देखिएगा ये अपन ग्राफ लें अग्रवायस के लिए। यहां तो ये VF लिया था आपने और यहाँ लिया था आपने IF। ये ग्राफ इस तरह से यूँ आ रहा था, यहाँ इस तरह से ग्राफ था। अब यहाँ आप इसमें कोई से दो बिंदुओं का चुनाव कर लीजिए। जैसे इतनी वोल्टता पर इतनी धारा है और इतनी वोल्टता पर इतनी धारा आ रही है, तो ये जो डिफरेंस आएगा ये तो शो करेगा डेल्टा IF को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा VF को। इनका जो अनुपात होगा
इन परिवर्तनों का। देखो अगर किसी एक बिंदु को लेते तो अपन स्थितिक प्रतिरोध हो जाता है, लेकिन उसके लिए ग्राफ कैसे आता, फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन सीधा बनता, लेकिन यहाँ स्ट्रेट लाइन है नहीं। तो देखिएगा, अतः अग्रगतिक प्रतिरोध आर एफ इज इक्वल टू, ये हो गया है डेल्टा वी एफ अपॉन में डेल्टा आई एफ, क्योंकि वोल्टा और धारा का अनुपात ही क्या होता है, प्रतिरोध होता है। तो यहां आप इसे कह सकते हैं अग्र बायस में वोल्टा में अल्प परिवर्तन, या अग्र अवनति भी कह दो। अग्र बायस में वोल्टता में अल्प परिवर्तन अपोन में, अग्र बायस में वोल्टा में अल्प परिवर्तन अपोन अग्रधारा में संगत परिवर्तन। अग्रधारा में संगत परिवर्तन। देखिए ये अपने पास फॉर्मूला बना लिया है। अब नंबर 2 अगर अपन इसमें बात करें तो वो होगा पश्च गतिक प्रतिरोध, या इसे ही आप कह सकते हैं उत्क्रम गतिक प्रतिरोध। देखिए उत्क्रम गतिक प्रतिरोध को अगर आर से रिप्रेजेंट करें, कैपिटल आर का मतलब रेजिस्टेंस, स्मॉल आर का मतलब रिवर्स के लिए, तो इसके लिए भी देखो फॉर्मूला सिंपल सा ऐसे ही बन जाएगा। आप इसे सीधा डायरेक्ट यूं लिख सकते हैं, डेफिनेशन अपना आप ही आ जाएगी कि डेल्टा वी आर अपॉन में डेल्टा आई आर। तो क्या डेफिनेशन बन रही है कि डेल्टा वी आर यानी कि उत्क्रम वोल्टा में अल्प परिवर्तन, उत्क्रम बायस वोल्टता में अल्प परिवर्तन अपोन में उत्क्रम, ये कह सकते हैं उत्क्रम धारा में संगत परिवर्तन। ये अपने पास ये इसका फॉर्मूला सिंपल सा डेफिनेशन ये बन गई, उत्क्रम बायस वोल्टा में अल्प परिवर्तन और उत्क्रम धारा में संगत परिवर्तन का अनुपात। अब एक पॉइंट और लिख सकते हैं अपन कि जो अग्रवायस जो प्रतिरोध होता है RF, इसकी वैल्यू आती है लगभग 100 ओम। याद रखिएगा इसे, ये आता है अपने पास लगभग 100 ओम। और पश्चवायस या उत्क्रम वायस जो प्रतिरोध है इसका मान होता है लगभग 10⁶ ओम, यानी मेगा ओम के रूप में इसका मान बोझा जाता है। एक बार आप इस प्रतिरोध को नोट कीजिए। अब इस पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न जो हैं उनको अपन सोल्व करेंगे, एक बार आप इसे नोट कीजिएगा।